प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि हम लोग हर सप्ताह एक सुपर 51 करते हैं, जिस सुपर 51 में हम आपके लिए लेकर के आते हैं अनेक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खास करके सुपर टीटी परीक्षा को ध्यान में रख करके सुपर 11 और सुपर 51 श्रृंखला आपके लिए चलाई जाती है। सुपर 11 आप सबका प्यार कम पाने की वजह से सप्ताह में कम हो गई है, लेकिन सुपर 51 आप सबका स्नेह और दुलार लगातार बना हुआ है, तो सुपर 51 की संख्या आपके लिए लगातार बरकरार है। आपका जितना ज़्यादा इस पे स्नेह बना रहेगा, जितना आप शेयर करते रहेंगे, व्यू आते रहेंगे, उतने ज़्यादा हम इसको लेकर के आते रहेंगे। हमारा पूरा उद्देश्य है कि हम प्रत्येक दिन आपके लिए सुपर 51 लेकर के आएँ। तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, थोड़ा सा अप्रिसिएशन करिए। हम आपके लिए पूरा जितना भी जीएस का पोर्शन है करंट अफेयर्स के साथ आपका कंप्लीट करवा देंगे। आप निश्चिंत रहें कि एक भी करंट अफेयर साथ आपका जीएस का पोर्शन सुपर टेट में खराब नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे सुपर टीटी की। अगर हम बात करते हैं सुपर टीटी में सुपर 51 के मार्फत हम लोग सप्ताह में 2-3 सीरीज करने वाले हैं। आगे बढ़ने वाली सीरीज की संख्या ये अभी क्रम में चौथी सीरीज है, ठीक है। ये 4 नंबर की सीरीज है। इसके पहले आपने कई सीरीज देखी हैं। अगर आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो इस नंबर पर व्हाट्सएप से जुड़ जाएं और आपको यहीं से व्हाट्सएप पे सारे मटेरियल मिल जाते हैं। चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहे हैं। कह रहा प्राकृतिक रबर का एकलक होता है, यानी प्राकृतिक रबर का जो एकलक होता है, यानी जिसके साथ मिल करके जो प्राकृतिक रबर बनते हैं, तो उसका प्राकृतिक रबर क्या है? पॉलीमर है। तो पॉलीमर किससे बनता है? मोनोमर से। तो जो मोनोमर है वो कौन है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, प्राकृतिक रबर का जो मोनोमर है वो कौन है? आइसोप्रीन है। कौन है? आइसोप्रीन है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, आइसोप्रीन आपका सही आंसर है। अगर हम बात करें प्राकृतिक रबर की, तो आइसोप्रीन जो है इसका जो संग्रहक है ये इसी का बहुलक हो जाता है। प्राकृतिक रबर कुछ विशिष्ट जात के पेड़ों से निकाले, यानी लेटेक्स से प्राप्त किए जाते हैं। जो उसका दूध होता है उसी से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 2 पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया था। कहला रदरफोर्ड जो के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था, किसका खोज किया गया था आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप बताएंगे इसमें आंसर कौन सा सही होगा? परमाणु के नाभिक का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, या परमाणुवीय द्रव्यमान का। तो परमाणु के नाभिक का आपका क्या हो जाता? सही आंसर हो जाता परमाणु के नाभिक का। आपको बताएं कि परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इंग्लिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रों पर अल्फा कणों का बमबारी करा के प्रयोग किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र और अति सूक्ष्म स्थान में संचित होते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। अतः रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ था? परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। किसका? परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं और आपके लिए यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई जिसे आपको बताना है, ठीक है। चलिए, मैं इसको पूरा इसका मटेरियल हो जो है वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ताकि आप उसे सुने रहेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न कुछ आपका इस प्रकार से, देखिए मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही, मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पे डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं वहाँ पे क्वेश्चन आंसर ही करवा के जल्दी ख़त्म करें, लेकिन जहाँ पे लगता है कि नहीं कुछ बता देना चाहिए वहाँ पे मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। एक बात और यहीं पे मैं ओपन कर देना चाहता हूँ कि जो भी हमारी क्लासेस हैं सब फ्री हैं, पीडीएफ भी आपके लिए फ्री हैं, तो आप ज़रूर इसका हिस्सा बने और इसका लाभ अवश्य उठाएँ, ठीक है। ये जरूरी नहीं आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ इसका लाभ है। इसके बाद आपको बहुत सारे पॉइंटेड नोट्स दिए जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका क्वेश्चन किए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, टेट के, सुपर टेट के और सी टेट के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं परीक्षा में इससे बाहर का क्या आना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर नज़र रखते हुए हम लगातार चल रहे हैं। करंट अफेयर्स शिवटांडो सीरीज में आपकी लगातार कवर कराई जा रही। तो पूरा उम्मीद ये है कि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप विश्वास कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और पूरा एक पीडीएफ देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन से मटेरियल दिए गए हैं और उसका स्तर क्या है। आप खुद योग्य हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। कह रहे हैं रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। देखिए, रेशम कीट पालन की अगर बात करेंगे तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। पीसी कल्चर किसको कहते हैं? मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। एग्रो कल्चर खेती किसानी को कहा जाता है।
अब भारत में अगर बात करें तो 4 प्रकार के रेशम कीट पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के रेशम कीट पाए जाते हैं। रेशम के कीट 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। 4 प्रकार के रेशम कीट पाए जाते हैं, ठीक। अब कौन कौन से हैं रेशम कीट? 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पहला है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई यह शहतूत का रेशम कीट होता है। बॉम्बिक्स मोराई कहाँ पाया जाता है? शहतूत का रेशम कीट होता है। दूसरा है एंथेरिया पैकिया, यह टसर रेशम कीट कहलाता है। क्या है? एंथेरिया पैफिया, यह किसका है? टसर रेशम कीट है। और तीसरा है फ्लोसामिया रिसनी, यह एसी रेशम कीट है। और चौथा जो होता है एंथीरिया आसामा, यह मूंगा रेशम कीट कहलाता है। तो ये 4 प्रकार के आपके यहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बॉम्बिक्स मोराई मशहूर है, शहतूत के पत्तियों पे ये पाया जाता है, ठीक। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो आप कहेंगे बीज चोल से प्राप्त होते हैं। किससे? बीज चोल से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? बीज चोल से प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे बीज चोल से प्राप्त किए जाते हैं। कपास एक नकदी फसल के रूप में जाना जाता है और इसे सफ़ेद सोना के रूप में भी जाना जाता है। कपास को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहते हैं। कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। कैसी मान्यता है प्रकृति के लिए विज्ञान की? तो आप कहेंगे प्रकृति के लिए विज्ञान की जो मान्यता है वो वास्तविकता की मांगता होती है। किसकी है? वास्तविकता की। जो चीज़ें वास्तविक हैं वही विज्ञान मानता है। कोयले के भंजन आसवन से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त नहीं होता है? आपको बताना है कोयले के भंजन आसवन से क्या प्राप्त नहीं होता है। आपको इसका आंसर बताना है। कोयले के भंजन आसवन से देखिए, पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन है, जबकि विकल्प में दिए गए सभी भंजन आसवन से प्राप्त होने वाले। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम है। कोयल, अमोनिया में द्रव्य और तीसरा जो है यहाँ पे कोलतार, ये सभी पेट्रोल से प्राप्त होते हैं, लेकिन पेट्रोलियम जो है ये अलग है। पेट्रोलियम क्या है? अलग है। देखिए मैं आपको एक बात यहीं पर और बता दूं कि जहाँ जहाँ पे ट्रो है, ठीक, या जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ट्रा है ना, तो जहाँ जहाँ पे री की ट्रा में मात्रा है इस कोड से लिखा जाता है। हिंदी में क्या होता है? इसे कोड से लिखा जाता है। तो इसको जब टाइप किया जा रहा था तो गलती से ये छूट गया है। छूटना क्या है कि लैपटॉप ने उसे सपोर्ट नहीं किया कोड को, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पे ट्रा है और बड़ा ऊ है वहाँ वहाँ पे ये जो कोड से लिखने वाले शब्द हैं वो शब्द गलत हो गए हैं। गलत नहीं हुए हैं, बस उसमें वो ट्रिक लग नहीं पाई है, तो मात्रा नहीं लग पाई, जिसकी वजह से वो गलत लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इतना आप हमारे साथ हेल्प करेंगे, हम उसे जल्द ही अपडेट करवा देंगे। आप लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई है, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है? कह रहा है जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक है जो उत्तरदायी होता है? आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। अब इसका आंसर आप बताइए। जब इसके आंसर की बात होगी तो आप कहेंगे MgHNO3 या CaCl2 MgSO4। अब इसमें से आपका कौन सही होगा? फर्स्ट आपका आंसर है। कौन है? फर्स्ट आपका जो हो जाता है आंसर हो जाता है MgHCO3 ट्वाइस। क्लियर है। जल की कठोरता उसमें कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण होती है। साबुन एक अन्य वसी अम्लों के यौगिक को कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु को घुला करके नष्ट कर देता है, ठीक है। मान लीजिए आपका यही सही ऑप्शन है, ठीक है। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि आपको ये बताना ऐसा क्यों होता है। तो आप कहेंगे कि ऐसा इसलिए है कि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसीलिए इसके यौगिक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ से जैसे जैसे धातु में मान लीजिए कार्बन जुड़ जाएगा फिर इसी तरह से ये जुड़ते जाते हैं, तो इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण ये जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको बताना साबुन क्या है, ठीक है। साबुन है, साबुन क्या है आपको ये बताना है। साबुन है, क्या है साबुन? निम्न श्रेणी वसा अम्लों में अल्कली धातुओं के लवण, ठीक है, डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। उच्च श्रेणी वसा अम्लों में एल्कोलाइन धातुओं के लवण, उच्च श्रेणी वसा अम्लों में एल्कली धातुओं के लवण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? उच्च श्रेणी वसा अम्लों में एल्कली धातुओं के लवण। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? आपको बताना है भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपको इसका आंसर बताना है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर सोचें और इसके आंसर का जवाब दें कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो किससे संबंधित है,
मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। आपके पास भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है। ठीक है, अब आपको आंसर देना कौन सा आंसर इसमें से सही है आपका। भाग 1 की बात कर लीजिए पहले। भाग 1 में क्या दिया गया, भाग 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भाग 2 छोड़ दिया। भाग 3 में क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए। भाग 3 में क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आपके सामने आ गया भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अधिकार मतलब अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है अगला प्रश्न, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया। कह रहा पंचायती राज जो हैं इसको सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया। आपको संशोधन बताना है, वह संशोधन कौन सा है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ये कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1992 में। कब हुआ था, 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का उपबंध करता है। अनुच्छेद 40 क्या करता है, ग्राम पंचायतों के गठन का उपबंध करता है। अतः 1992 में 1992-93 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य का गठन किया गया तथा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 पंचायतों के लिए जोड़ दिया गया। तो आप सही आंसर कहाँ जाएंगे, 73वें संविधान संशोधन 1992-93। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। आपको बताना है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची में शामिल है, आपको इसका आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा सही होगा इसका आंसर आपको बताना है। कौन सा है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है, आपको इसका आंसर बता देना है। चलिए बताइए, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या आपका संघ सूची में, या आपका अवशिष्ट सूची में। समवर्ती सूची में। संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी विषयों को लेकर के 3 सूची बनाई गई। राज्य सूची जिसमें राज्य अपना कानून बना सकता है, संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार अपने कानून बना सकती है, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका कौन, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है, तो आप कहेंगे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि केंद्र के कानून को राज्य को मानना पड़ता है। अगर बात करें समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, विवाह, तलाक, आर्थिक और सामाजिक योजना, कानूनी अपराध प्रक्रिया, ये सभी और शिक्षा इसी समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। कौन सा निर्देशक सिद्धांत ऐसा है जो विदेश नीति से संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। बताइए सही आंसर कौन है। कौन सा निर्देशक सिद्धांत ऐसा है जो विदेश नीति से संबंधित है, आपको इसके बारे में सही आंसर देना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4, देखिएगा सुनिएगा खाली ध्यान से, भारतीय संविधान के भाग 4 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 की बात करें, अनुच्छेद 36 से 51 की बात करें, तो राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधि और बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटने के लिए प्रोत्साहन देना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई हैं। तो अनुच्छेद 51 आपका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। सही आंसर कौन होता है, अनुच्छेद 51। बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष। कह रहा सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आपको इसके बारे में बताना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय के भारतीय संविधान में अनुच्छेद बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। कह रहा भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, किसमें, शंकरी बनाम के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, या केशवानंद भारती के मामले में। तो अब आपको सही आंसर बताना है कि यहाँ पे कौन होगा।
तो किसके बारे में, तो जल्दी बता दीजिए, बुनियादी ढांचे वाले में बताइए। केशवानंद भारती के मामले में, किसके, केशवानंद भारती के मामले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति को स्वीकृत के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। देखिए फिर से देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत है। कहाँ पे वर्णन है इसका, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। क्या कह रहा है, निर्वाचन मंडल कौन होता है जिसके द्वारा इनका चयन किया जाता है। इसके सदस्य होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित है। काकोरी कांड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काकोरी कांड, बात कर रहे थे हम लोग काकोरी कांड की। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन संबंधित नहीं है, यहाँ पे इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। काकोरी कांड वाला प्रश्न इसलिए आवश्यक है, काकोरी कांड से 2 एक प्रश्न और बनते हैं, हम आपको बताएंगे। करंट अफेयर्स में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जो काकोरी कांड था अब इसका नाम लिख दिया गया काकोरी रेल एक्शन। ठीक है, काकोरी रेल एक्शन कर दिया गया इसका नाम बदल करके। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को अपनी नज़र में रखिएगा। कह रहा कौन संबंधित नहीं, तो भगत सिंह जो है इससे संबंधित नहीं है। बात कर रहे थे हिंदुस्तान रिपब्लिक, एक बार फिर से देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को, कब की घटना है, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूट लिया गया था। अब इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, इसका नाम अब बदल करके रख दिया गया है काकोरी रेल एक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। भगत सिंह इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी लोग इससे संबंधित हैं, जिसमें 4 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चला था। राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर, अशफाक उल्ला खान के ऊपर, रोशन लाल के ऊपर और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह इस खड़ियन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका है वो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन था जो इसकी अध्यक्षता किए थे। तो वो थे भूला भाई देसाई। कौन थे, भूला भाई देसाई आपका सही आंसर हो जाता है, भूला भाई देसाई। ठीक, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी आपको ये बताना, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सुचेता कृपलानी, आप राजकुमारी, अमृत कौर, नेली सेनगुप्ता, नहीं। सबसे सही जो आपका आंसर सही है कौन है, एनी बेसेंट आपका सही आंसर है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और ये थी 1917 में। कब थी, 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कहाँ पे, कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। उसके बाद बात करें, भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने के लिए एक व्यवस्थित संगठन कांग्रेस का गठन वर्ष 1985 में किया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष भारत के अलग अलग स्थानों पर होता था। कांग्रेस का गठन मुंबई में किया गया था तथा प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। चलिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, आपको इसके बारे में बताना। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1941 में। तो सही आंसर आपका 1920 है। कौन सा सही आंसर है, 1920 है। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये 5 जो हैं ये हैं के फार इनको, ठीक है, तो 5 जो हैं इनको लिखा जाता है, लिख तो हम देते हैं लेकिन नाम इनके जोड़ के हम पढ़ते नहीं हैं, फिर भी ये 5 आपस में सुमेलित हैं। ठीक है, प्रश्न आता है तो इनको याद रखना पड़ेगा। एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड बेलियम बेटिंग सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी विलय नीति का समर्थक था। और लॉर्ड बेलिजली
जो है इस सहायक संधि की प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो पांचों आपस में संबंधित हैं। इस सही आंसर के लिए आपको ये दिखाया गया है। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? ये तो सबको पता है। प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिकरण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? कह रहा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां अंग्रेज के अधिकरण के कारण सिपाही विद्रोह हो गया था? वह क्षेत्र है अवध। और अवध में जो है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों का सामना किया था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे सी राजगोपालाचारी। कौन है? सी राजगोपालाचारी। सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा? यह बात किसने कही थी? कैनिंग ने। किसने कही थी? कैनिंग ने। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको ये बताना कौन सा कथन सही है। तो आप कहेंगे अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल देना। अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ने और लिखने के बजाय मौखिक शिक्षा पर अधिक ज्ञान देना। ठीक। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह से कौन संबंधित है? तो सी राजगोपालाचारी। कौन संबंधित है? सी राजगोपालाचारी दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह से संबंधित है। 1906 में हुए सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? तो असम में आदिवासी समूह द्वारा किए गए औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन है? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है लेह। कौन है? लेह है। निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक फसल नहीं है? तो कौन सी व्यापारिक फसल नहीं? मक्का व्यापारिक फसल नहीं। मखाना, जूट और कपास ये सभी व्यापारिक फसल के रूप में आते हैं। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम। कौन है सबसे शुष्क क्षेत्र? तो पश्चिम वाला क्षेत्र जो है शुष्क क्षेत्र माना जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं? सोन नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोन नदी को कहा जाता है। मानचित्र और स्केच में क्या अंतर है? तो मानचित्र और स्केच में पैमाने का अंतर होता है। किसमें? पैमाने का अंतर पाया जाता है। मानचित्र और स्केच में किसका अंतर पाया जाता है? पैमाने का अंतर पाया जाता है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में जंतुओं की विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र पहला कारखाना कब खोला गया? तो 1854 में। और उसके बाद भरतपुर पश्चिम बिहार किससे संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा निम्नलिखित में से कौन सी? भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाक के बीच में। किसके? इंडिया और पाक के बीच में। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपको ही बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है। तो पहले तो ये देख लीजिए सही आंसर आपका कौन है। तो आप कहेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया था। यहाँ पे दिया गया 2020 के सभी नोबेल प्राइज और यहाँ पे 21 के। 2020 में चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज दिया गया था माइकल है, ये माइकल है। ठीक है। माइकल ह्यूटन को दिया गया था और हार्वे जेल आल्टर को दिया गया था। चार्ल्स यम राइस को दिया गया था। ठीक है। और इधर आ जाते हैं 2021 में किसको दिया? डेविड जूलियस को और अर्देम पटाउटियन को दिया गया था। ठीक। अगर 2020 में भौतिकी की बात करें तो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेनेजेल और एंड्रिया घेज इनको दिया गया था। अगर इधर आ जाते हैं एंड्रिया घेज, ठीक है, अगर इधर आ जाते हैं तो स्कोरा मानेवे, क्लाउज हैसलमैन, जियार्जियो पारसी इनको दिया गया था। रासायन विज्ञान की अगर हम बात कर लेते हैं तो रासायन विज्ञान किसको दिया गया? इमैनुअल चार्पियर को और जेनिफर ए डोडना को। ये 2020 का है और ये 21 का है। ठीक है। 21 में किसको दिया गया? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। अब याद रखने वाला कौन कौन सा जिसे 100% आपको याद रहना चाहिए? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपको याद रखना 2020 में, और 21 में मारिया रेसा और दिमित्री मोरातो को। ठीक है। मारिया रेसा और दिमित्री मोरातो को दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार।
अर्थव्यवस्था याद रखना है, अर्थव्यवस्था का पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था किसको दिया गया? पॉल आर मिलग्राम को और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। और इधर आ जाते हैं डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंगिस्ट और गुगडो डब्ल्यू एम्बेसन को दिया गया था 2021 में। साहित्य का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लुइस ग्लूक को और अब्दुल रज्जाक गुरनार को दिया गया था 2021 में। निम्न में से किसे 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? किसको 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी को। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत पहले दे दिया गया था। इन 3 लोगों को 2019 में दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और किसको? नानाजी देशमुख को। 20वें मिस यूनिवर्स 2021 में कौन मिस यूनिवर्स बनी? तो आपको इसको बताना है कौन मिस यूनिवर्स बनी। तो आप कहेंगे हरनाज सिंधु भारत की जो हैं ए मिस यूनिवर्स बनी। सेकंड स्थान पे ए रही, थर्ड स्थान पे ए रही और इनका तो ये हॉकी से संबंधित हमारे खिलाड़ी हैं, भारत के खिलाड़ी हैं, हॉकी से संबंधित हैं। इनको पुरस्कार मिला है लेकिन ए यहाँ से उसकी नहीं पुरस्कार, मिस यूनिवर्स का पुरस्कार नहीं पाएंगे। इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, मिस यूनिवर्स का कोई पुरस्कार इनको नहीं मिला। ठीक है, तो हरनाज संधू जो है ये आपका सही आंसर हो जाता है, भारत की हैं, ये पुरस्कार पाई हैं मिस यूनिवर्स का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? कौन सा कथन ऐसा जिसे सीखने की विशेषता, ठीक, शैक्षिक स्थान की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है? नहीं, अधिगम तो कहीं प्राप्त हो सकता है, तो गलत कौन है? यही गलत है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? तो आपको बताना है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो है वो नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। और उसके बाद बचपन में संप्रांत दृष्टिकोण की मान्यता है। संप्रांत दृष्टिकोण की मान्यता क्या है आपको बताना है। बचपन, वृद्धि और परिवर्तन में अनूठी अवधि है। ठीक है, और उसके बाद बच्चा किस प्रकार सीखता है? नए प्रकार से सीखता है, हर बार नई प्रकार से बच्चा सीखता है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम के बारे में बात हो रही है। अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो अभिभावक की भूमिका आपको बतानी है अग्र सक्रिय होनी चाहिए। ठीक है, अध्यापक निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा जो अच्छा अध्यापक है? विद्यार्थियों को सदैव सिखाने के लिए प्रेरित करता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? सीखने के कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो आप बताएंगे उपर्युक्त सभी। शिक्षार्थी का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता की इच्छा शक्ति, ये सभी हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन है? तो आप कहेंगे परिपक्वता एवं आयु। और अंत में है एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो आप कहेंगे प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रत्येक बच्चा क्या कर सकता है? सीख सकता है। इतनी सारी जानकारियां आपको आज के सुपर 51 से प्राप्त हुई हैं। हमने कोशिश की कि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करवा दें। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो आप जहां भी हों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।